वीडियो के शुरू में ही आपसे पूछा जाए कि एक आई विटनेस और एक इंजर्ड विटनेस की गवाहियों की एविडेंशियरी वैल्यू में क्या फर्क होता है, तो आप क्या बताएंगे? और यदि आई विटनेस या इंजर्ड विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना पड़े तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आई विटनेस या इंजर्ड विटनेस के क्रॉस में होने वाली गलतियों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, क्या मत है। इस सारी प्रॉब्लम का एक अन्य पहलू यह है कि यदि किसी एडवोकेट ने क्रॉस में गलत सवाल पूछकर आरोपी की तरफ से कुछ एडमिशंस या स्वीकारोक्तियां कर ली हों, तो पहली बात, इसका असर किस पर पड़ेगा? दूसरा, क्या इस एडमिशन या स्वीकारोक्ति से बचने का कोई कानूनी रास्ता है? तीसरी बात, क्या इस एडमिशन या स्वीकारोक्ति के खिलाफ अपील या रिवीजन की कोर्ट कुछ कर सकती है? और चौथी बात कि सुप्रीम कोर्ट इस एडमिशन या स्वीकारोक्ति के बाबत क्या कहता है। इस रूप में देखा जाए तो इंजर्ड विटनेस या आई विटनेस के क्रॉस में की गई एडमिशन या स्वीकारोक्ति सबसे घातक होती है। इस वर्तमान केस में भी यही दिखाई पड़ता है कि इसमें जो आरोपियों के विरुद्ध सबसे बड़ा काम किया है वह उसके एडमिशन या स्वीकारोक्ति ने किया है। हम इस वर्तमान केस से यह भी जान पाएंगे कि क्रॉस के दौरान कैसे सवाल पूछे जाएं और कैसे क्रॉस में पूछे गए कुछ सवाल आपकी अपील वगैरह को भी बेकार और रद्दी का अखबार टुकड़ा बना देते हैं, आपकी यात्रा को बिना गलती के भी सजा के तख्ते तक ले जाते हैं। हालांकि यह केस मर्डर का केस है, लेकिन किसी भी सेक्शन का केस हो, 324 का हो, 354 का हो, 506 का हो, 307 या 308 का हो, 376 का हो, 420 का हो, 379 चोरी का हो, पॉक्सो एक्ट का हो, कोई भी केस हो, यदि उसमें एडमिशन हो गया तो वह एडमिशन आरोपी को नष्ट कर देता है। उसके बचाव के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि किन कानूनी आधारों पर एक चुटियल गवाह या इंजर्ड विटनेस सामान्य आई विटनेस की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय बन जाता है। उसकी गवाही को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के क्या क्या आधार होते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आज के केस का नाम है बालू सुदाम खालदे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1910 ऑफ 2010 थी, जिसे जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस JB पारदीवाला ने 29 मार्च 2023 को, यानी कि बस कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आई विटनेस की गवाही का मूल्यांकन करने के दो प्रमुख आधार होते हैं। पहला, क्या गवाही मौके पर उस गवाह की उपस्थिति को सिद्ध करती है, साबित कर देती है, और दूसरा कि उसकी गवाही में कोई असंभव या अविश्वसनीय जैसी तो कोई बात नहीं बताई गई है ना। और यदि ये दोनों बातें एक ही दिशा में कुछ बात इंगित करती हैं तो वह दिशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस केस में मौके पर गवाह की मौजूदगी क्रॉस में स्वीकार कर ली गई थी और यह जानबूझकर नहीं की गई थी, बल्कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गलत सवाल पूछकर वह एडमिशन आरोपी के सिर पर उड़ा दिया गया था। मर्डर का ट्रायल था, आरोपी द्वारा इंजर्ड विटनेस की मौके पर उपस्थिति को एडमिशन कर लिया गया था और इससे ज्यादा क्या चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों की कन्विक्शन कर दी थी। अपील में हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया था। इंजर्ड विटनेस की गवाही के बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ऊंचे स्थान पर होती है, बहुत विश्वसनीय होती है। इसकी बाबत उन्होंने 4-5 बातें कही हुई आप देखिएगा। पहली बात कही कि मौके पर इंजर्ड विटनेस की उपस्थिति पर तब तक अविश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें कोई बहुत बड़े अंतर विरोध न आ गए हों। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब तक कि कुछ और साबित ना हो जाए तब तक यह माना जाए कि इंजर्ड विटनेस दोषी को ना तो बचने देगा और ना ही उसको झूठे रूप से फंसाएगा। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इंजर्ड विटनेस की गवाही को हल्के में ना लिया जाए, वे अधिक विश्वसनीय गवाहियां होती हैं। चौथी बात उन्होंने कही, इंजर्ड विटनेस की गवाही को उसके गैर मुनासिब आचरण के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि उसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा व्यवहार करना चाहिए था, उसको दाईं तरफ नहीं दौड़ना चाहिए था, उसे बचने के लिए बाईं तरफ दौड़ना चाहिए था। ऐसा कोई आचरण का प्रश्न उसकी गवाही पर नहीं उठाया जा सकता है। पांचवी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यदि उसकी गवाही में अतिशोक्ति भरी हो, अंतर्विरोध आ गए हो,
तो ऐसी अतिशयोक्तियों और अंतर विरोधों को अलग निकालकर उसकी गवाही को साफ करके देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि अतिशयोक्तियों और अंतर विरोधों से भरी गवाही को दरकिनार कर दो। उन्होंने कहा नहीं, केवल अतिशयोक्तियों को निकाल दो, अंतर विरोधों को निकाल दो, जो बाकी बचे उसको पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन केस को व्यापक परिदृश्य में देखा जाना चाहिए। समय गुजरने और याददाश्त में कमी आ जाने से जो विसंगतियां गवाही में आ जाती हैं, उन विसंगतियों को छोड़ देना चाहिए और बाकी की गवाही को पढ़ना चाहिए। क्रॉस में जब कोई एडमिशन आ जाता है या जैसे इस केस में आ गया है, उसकी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह बात उन्होंने अपने जजमेंट के पैरा 32 और पैरा 33 में लिखी है। यह बात आपको पढ़नी चाहिए। हम यहाँ उतना हिस्सा दिखाते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पैरा 32 में उन्होंने कहा, हमने देखा कि PW1 असगर शेख के क्रॉस में दिए गए सजेशंस में कुछ बहुत स्पष्ट हो जाता है। उस क्रॉस में लिखा हुआ है, हमला अचानक हुआ, पहला वार मेरे सिर पर हुआ, मुझे सिर पर बुरी तरह से चोट लगी थी, सिर पर लगने से मुझे खून बहने लगा था। यह कहना गलत है कि सिर पर वार होने से मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ, मुझे दर्द जरूर हुआ था। उस वक्त मुझे यह नहीं लगा कि मुझे अपनी जिंदगी बचानी चाहिए। मुझे मौका से भाग जाने के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया। छिप जाने का भी मेरा दिल नहीं किया। मैं लोहिया नगर पुलिस चौकी की तरफ गया। मुझे लगा कि मुझे बिना मतलब के पीटा गया है। जब अब्बास को पीटा जा रहा था तो वह चीख रहा था। आगे पैरा 33 में उन्होंने कहा, हमारा मत है कि क्रॉस के दौरान डिफेंस काउंसिल द्वारा किए गए इन सजेशन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि PW1 असगर शेख वहीं मौका वारदात पर मौजूद था। दूसरी बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि मारपीट वाली बात आरोपी द्वारा स्वीकार एडमिट कर ली गई है। यहाँ देखा आपने, गवाह से अनियंत्रित ओपिनियन लिया जा रहा है, जो हमेशा वर्जित होता है। यह बेतुका सवाल पूछा जा रहा है कि उसका क्या दिल किया। सवाल यह होना चाहिए था कि क्या आपने पुलिस आईओ को बयान दिया था कि आपको चक्कर आ रहे थे या आपको खून निकल रहा था, लेकिन सवाल उसके आचरण का बनाकर पूछा गया कि क्या चक्कर आ रहे थे, क्या खून निकल रहा था। इनके उत्तर को कौन वेरीफाई करता। ऐसे ही असंतुलित क्रॉस के बारे में इस जजमेंट का पैरा 46 भी देखिए आप। पैरा 46 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि PW3 नासिर के क्रॉस के दौरान उसको यह सजेशन दिया गया था कि उसने PW1 असगर शेख से पूछा था कि क्या हुआ, और असगर शेख ने उसको सारी बात बता दी थी, जिसे PW3 नासिर ने माना है। और उसके बाद ये पैराग्राफ आगे बढ़ता है। इस क्रॉस की गुणवत्ता पर सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए गए सवाल हैं। हम लगभग हर दूसरी तीसरी वीडियो में यही दिखाते समझाते हैं कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए। हम तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि इससे बुरा क्या अन्य सजेशन दिया जा सकता है, क्योंकि इसने PW3 नासिर को तो यह दिखा दिया कि वह मौके पर नहीं था, लेकिन PW1 असगर शेख को जो इंजर्ड विटनेस था उसको मौके पर स्थापित कर दिया। उसकी गवाही को इस सजेशन ने बहुत मजबूत कर दिया और जो बहुत ज्यादा खतरनाक गवाही थी उसे अकाट्य बना दिया। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को धोखा नहीं दे सकते। यहाँ सवाल यह है कि मारपीट किसने स्वीकारी एडमिट की है। आरोपी ने तो नहीं की है। आरोपी खुद तो सवाल पूछ नहीं रहा था, विद्वान वकील साहब पूछ रहे थे। तो यह स्वीकारोक्ति या एडमिशन क्या आरोपी ने किया? शायद नहीं, यह आरोपी की तरफ से वकील साहब ने किया। जिस आरोपी को बचाने की जिम्मेदारी वकील साहब की थी, उस आरोपी के गले में स्वीकारोक्ति या एडमिशन का फंदा डालकर वे वापस घर चले आए। एक अन्य समस्या यह होती है कि यदि एक बार स्वीकारोक्ति या एडमिशन रिकॉर्ड पर आ गया है, वह सजा के अंतिम दिन तक फिर बदला नहीं जा सकता है। एडमिशन या स्वीकारोक्ति को खत्म करने का कोई औजार किसी भी कानून में मौजूद नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि असगर शेख वाले इस केस में आरोपी की कन्विक्शन में 80% योगदान इस डिफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन का है, जिसमें आरोपियों ने पैसा देकर सजा को खरीद लिया है। सजा महंगी है या सस्ती है, इसका फैसला हमारे व्यूअर्स करें। हम आपको सूचित करना चाहते हैं अपने सभी व्यूअर्स को कि बहुत जल्दी हम एक ऐसे ही इंजर्ड विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं,
जिसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे कि उसको बंदूक की गोली लगी थी, उसकी पत्नी ने गवाही उसके सपोर्ट में दी थी, उसके घर के सामने का केस था, लेकिन फिर भी हम अपने आरोपी को बचा कर लाए। कारण कि हमने उसके लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार किया था, जिसे वहां उस कोर्ट में हमारे साथी ने पूछा, उसमें ऐसी किसी भी कानूनी गलती को नहीं किया गया था। सभी मानकों का ध्यान रखा गया था, किसी बात को एडमिट या स्वीकार नहीं किया गया था और परिणाम यह हुआ कि आरोपी अपने केस को जीत कर आया। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।